ये वीडियो भारत के इतिहास के एक ऐसे पहलू को समझने के लिए बनाया गया है जिसे अक्सर अधूरा समझा जाता है। भारत वो भूमि है जहां गौतम बुद्ध ने करुणा, अहिंसा और विवेक का मार्ग दिखाया, जहां बौद्ध धर्म ने सदियों तक समाज, शिक्षा और नैतिक जीवन को दिशा दी। एक समय ऐसा था जब बौद्ध धर्म भारत के बड़े हिस्से में सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ था। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और वल्लभी जैसे शिक्षा केंद्रों में दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। व्यापारिक मार्गों के किनारे बसे नगरों में बौद्ध विहार और स्तूप बने हुए थे। राजाओं, व्यापारियों और सामान्य लोगों का दान बौद्ध संघों को मिलता था। लेकिन समय के साथ वही बौद्ध धर्म, जो कभी इस देश की बौद्धिक और नैतिक धारा का प्रमुख हिस्सा था, अपनी ही जन्मभूमि में धीरे धीरे कमजोर कैसे होता चला गया, यही इस चर्चा का विषय है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं हुई, बल्कि कई सदियों में धीरे धीरे विकसित हुई। इसे समझने के लिए हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों को साथ साथ देखना होगा। गौतम बुद्ध के समय बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप सरल था। ये यज्ञ, कर्मकांड और जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक नैतिक आंदोलन के रूप में उभरा। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। अशोक ने स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया, शिलालेखों के माध्यम से धम्म का संदेश फैलाया और भिक्षुओं को दूर दूर तक भेजा। इसके बाद भी कई शासकों ने बौद्ध संस्थानों को संरक्षण दिया। कुषाण शासक कनिष्क के समय महायान परंपरा को बढ़ावा मिला। इस दौर में बौद्ध धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और दर्शन का केंद्र भी बना। नालंदा जैसे महाविहारों में हजारों विद्यार्थी रहते थे, जहां भारत के अलावा मध्य एशिया, चीन, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया से लोग अध्ययन करने आते थे। विदेशी यात्रियों फाहयान, वेनसांग और इत्सिंग ने अपने विवरणों में बौद्ध विहारों की समृद्ध स्थिति का उल्लेख किया है। इन स्रोतों से पता चलता है कि एक समय बौद्ध धर्म भारत में कितनी गहराई से जड़ें जमाए हुए था। मौर्य काल के बाद राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आया। गुप्त काल में वैदिक परंपराओं और उनसे विकसित हुई हिंदू धार्मिक धाराओं को अधिक संरक्षण मिलने लगा। ब्राह्मणों को भूमि दान, मंदिरों का निर्माण और कर्मकांडों को प्रोत्साहन जैसी व्यवस्थाएं बढ़ीं। इससे धार्मिक जीवन का केंद्र धीरे धीरे मंदिरों की ओर खिसकने लगा। बौद्ध विहार, जो पहले शिक्षा और सामाजिक सेवा के केंद्र थे, अब राजकीय संरक्षण के अभाव में दान पर अधिक निर्भर होने लगे। जब किसी परंपरा को संस्थागत समर्थन मिलता है तो उसके केंद्र मजबूत रहते हैं, लेकिन जब यह समर्थन कम होता है तो उसके शैक्षणिक और सामाजिक संस्थान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। यही स्थिति बौद्ध विहारों के साथ भी हुई। कई विहारों को मिलने वाला दान घटने लगा, जिससे वहां रहने वाले भिक्षुओं और विद्यार्थियों की संख्या कम होती गई। सामाजिक स्तर पर भी बदलाव हो रहे थे। प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म का आकर्षण इसलिए अधिक था क्योंकि ये जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक नैतिक विकल्प प्रस्तुत करता था और गृहस्थ जीवन को नैतिक अनुशासन से जोड़ता था। लेकिन समय के साथ बौद्ध संघों का जीवन अधिक अनुशासित और संन्यास प्रधान होता गया। आम गृहस्थों के लिए संघ के कठोर नियमों का पालन करना कठिन था। दूसरी ओर भक्ति परंपराओं ने धार्मिक जीवन को भावनात्मक और सरल बना दिया। मंदिरों में पूजा, भजन कीर्तन और लोक भाषाओं में धार्मिक कथाओं के माध्यम से आम लोगों से सीधा जुड़ाव बना। ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन बौद्ध संघों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचा। परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में बौद्ध धर्म की उपस्थिति धीरे धीरे सीमित होती चली गई। आर्थिक बदलाव भी इस प्रक्रिया से जुड़े थे। प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों के साथ साथ बौद्ध विहार विकसित हुए थे, क्योंकि व्यापारी वर्ग बौद्ध संघों को दान देता था। जब कुछ पुराने व्यापारिक मार्गों का महत्व घटा और नए मार्ग विकसित हुए तो कई पुराने नगरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इससे उन नगरों में स्थित बौद्ध विहारों को मिलने वाला आर्थिक सहयोग भी कम हुआ। भूमि दान की व्यवस्था अधिकतर ब्राह्मणों और मंदिरों को मिलने लगी। परिणाम स्वरूप बौद्ध विहारों के लिए अपने शैक्षणिक और आवासीय ढांचे को बनाए रखना कठिन होता गया। कई छोटे विहार धीरे धीरे बंद हो गए या उनका महत्व घट गया। बौद्ध धर्म के भीतर भी समय के साथ दार्शनिक और अनुष्ठानिक जटिलता बढ़ी। महायान और वज्रयान परंपराओं में बोधिसत्व की उपासना, मंत्र, तंत्र और अनुष्ठानों का विकास हुआ। ये परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाता रहा,
लेकिन आम जनता के लिए बौद्ध दर्शन की गूढ़ व्याख्याएं समझना कठिन होता गया। जब कोई धार्मिक परंपरा अपने मूल सरल स्वरूप से दूर होकर अधिक जटिल हो जाती है तो उसका जनसंपर्क कमजोर हो सकता है। इस प्रक्रिया ने भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म को सीमित दायरे में सिमटने में भूमिका निभाई। राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर भारत में कई बार हुए आक्रमणों से शैक्षणिक केंद्रों और विहारों को नुकसान पहुंचा। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महाविहारों के नष्ट होने का उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। ये केंद्र केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों के प्रमुख केंद्र थे। इनके विनाश से बौद्ध धर्म की बौद्धिक परंपरा को गहरा आघात पहुंचा। जब किसी परंपरा के प्रमुख शिक्षा केंद्र नष्ट हो जाते हैं तो उसकी वैचारिक निरंतरता बाधित हो जाती है। इसके साथ ही भिक्षु समुदाय का संगठन भी कमजोर पड़ गया, क्योंकि शिक्षा और प्रशिक्षण के केंद्र समाप्त हो गए थे। इसके अतिरिक्त कई बौद्ध परंपराएं समय के साथ हिंदू धार्मिक परंपराओं में समाहित होती चली गईं। बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करने जैसी धारणाएं लोकप्रिय हुईं। इससे बौद्ध धर्म के अलग अस्तित्व की पहचान धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कई स्थानों पर पुराने बौद्ध स्तूपों और विहारों के आसपास मंदिर बन गए या उन्हें नए धार्मिक संदर्भों में शामिल कर लिया गया। इस सांस्कृतिक समन्वय ने एक ओर धार्मिक सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी ओर बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान को कमजोर किया। समय के साथ बौद्ध धर्म का केंद्र भारत से बाहर की ओर खिसकता चला गया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत में बौद्ध धर्म को नया जीवन मिला। इन क्षेत्रों में राजाश्रय और सामाजिक समर्थन मिलने से बौद्ध परंपराएं मजबूत हुईं। भारत में बौद्ध धर्म की परंपरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसका प्रभाव सीमित क्षेत्रों और समुदायों तक सिमट गया। सदियों बाद आधुनिक काल में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के प्रयास हुए, जिनमें शिक्षा, सामाजिक सुधार और आधुनिक व्याख्याओं के माध्यम से बौद्ध विचारों को फिर से समाज से जोड़ने की कोशिश की गई। ये पूरा ऐतिहासिक क्रम दिखाता है कि बौद्ध धर्म का भारत में कमजोर होना किसी एक कारण का परिणाम नहीं था। ये राजकीय संरक्षण में बदलाव, सामाजिक संरचना के परिवर्तन, आर्थिक परिस्थितियों, धार्मिक परंपराओं के आपसी प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता जैसी कई प्रक्रियाओं का संयुक्त परिणाम था। इतिहास में किसी भी विचारधारा का उत्थान और पतन इसी तरह बहुस्तरीय कारणों से होता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि इतिहास का अध्ययन किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए किया जाता है कि समाज कैसे बदलता है। बौद्ध धर्म ने भारत की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा को गहराई से प्रभावित किया है। करुणा, अहिंसा और विवेक जैसे मूल्य आज भी भारतीय समाज के विचार जगत में मौजूद हैं। इस इतिहास को संतुलित दृष्टि से समझने से ये सीख मिलती है कि किसी भी विचारधारा को जीवित रखने के लिए समाज से जुड़ाव, शिक्षा के मजबूत केंद्र और बदलते समय के साथ संवाद आवश्यक होता है। यही समझ वर्तमान समय में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के बीच आपसी सम्मान और सह अस्तित्व को मजबूत कर सकती है। बौद्ध धर्म के कमजोर होने की प्रक्रिया केवल राजनीतिक या धार्मिक बदलावों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह समाज की आंतरिक संरचना से भी जुड़ी हुई थी। प्रारंभिक काल में बौद्ध संघ नगरों और व्यापारिक मार्गों के आसपास सक्रिय थे। वहां पढ़ने लिखने वाले लोग, व्यापारी और शासकीय वर्ग अधिक रहते थे, जिनमें नए विचारों को अपनाने की प्रवृत्ति थी। लेकिन जैसे जैसे समाज का आधार कृषि और ग्रामीण संरचना पर अधिक निर्भर होता गया, धार्मिक जीवन का केंद्र भी गांवों की ओर खिसकने लगा। गांवों में मंदिर आधारित पूजा पद्धति और स्थानीय देवी देवताओं की परंपराएं अधिक गहराई से जड़ें जमाने लगी। बौद्ध संघों का ग्रामीण जीवन से उतना सीधा जुड़ाव नहीं बन पाया, जिससे उनकी सामाजिक उपस्थिति धीरे धीरे सीमित होती गई। जब कोई विचारधारा समाज के दैनिक जीवन से जुड़ नहीं पाती, तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। समय के साथ बौद्ध विहारों का स्वरूप भी बदला। प्रारंभ में ये स्थान शिक्षा, संवाद और समाज सेवा के केंद्र थे। यहाँ केवल भिक्षु ही नहीं, बल्कि सामान्य गृहस्थ भी अध्ययन और विचार विमर्श के लिए आते थे। लेकिन बाद के काल में विहार अधिकतर भिक्षुओं के निवास स्थान तक सीमित होते चले गए। शिक्षा का स्वरूप अधिक औपचारिक और शास्त्रीय हो गया, जिससे आम लोगों की भागीदारी घटने लगी।
जब किसी परंपरा के शैक्षणिक केंद्र समाज से कट जाते हैं तो वे धीरे धीरे अपने सामाजिक प्रभाव को खोने लगते हैं। ये स्थिति बौद्ध धर्म की वैचारिक पहुंच को सीमित करने में एक कारण बनी। भाषा और संप्रेषण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण था। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली और प्राकृत जैसी लोक भाषाओं में रचे गए थे, जिससे सामान्य लोग उन्हें समझ पाते थे। समय के साथ कई बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाने लगे। संस्कृत उस समय विद्वानों और शिक्षित वर्ग की भाषा थी। इससे बौद्ध दर्शन की बातें आम जनता तक उतनी सहजता से नहीं पहुंच पाईं जितनी पहले पहुंचती थीं। दूसरी ओर भक्ति परंपराओं ने स्थानीय भाषाओं और बोलियों में भजन, कथा और उपदेश के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद बनाए रखा। इस भाषाई बदलाव ने भी बौद्ध धर्म के जनसंपर्क को प्रभावित किया। समाज में धार्मिक जीवन का स्वरूप बदल रहा था। पहले जहां बौद्ध भिक्षु नगरों में उपदेश देकर लोगों को नैतिक जीवन की प्रेरणा देते थे, वहीं बाद के काल में धार्मिक गतिविधियां मंदिरों, तीर्थों और उत्सवों के माध्यम से अधिक दिखाई देने लगीं। धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक मेलजोल और सामूहिक पहचान का साधन बन गए। बौद्ध संघों की सादगी और अनुशासनपूर्ण जीवन शैली इस बदलते सामाजिक माहौल में उतनी आकर्षक नहीं रह गई। ये कहना उचित नहीं होगा कि लोग बौद्ध धर्म को छोड़ रहे थे, बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि धार्मिक जीवन के नए रूप लोगों के दैनिक जीवन में अधिक सहजता से घुल मिल गए थे। कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और स्थानीय परंपराओं के बीच समन्वय भी हुआ। स्थानीय देवताओं और बौद्ध बोधिसत्वों के बीच सांस्कृतिक मेल देखा गया। इससे धार्मिक सह अस्तित्व तो बढ़ा, लेकिन बौद्ध धर्म की विशिष्ट पहचान कई स्थानों पर धुंधली पड़ती गई। कई पुराने बौद्ध स्थलों पर नए धार्मिक स्वरूप विकसित हुए। ये सांस्कृतिक परिवर्तन धीरे धीरे हुआ और लोगों के धार्मिक अनुभव का हिस्सा बन गया। इस प्रक्रिया में बौद्ध धर्म की अलग पहचान बनाए रखना कठिन होता गया। शैक्षणिक दृष्टि से भी परिवर्तन आए। नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े केंद्रों के नष्ट होने के बाद बौद्ध शिक्षा की परंपरा छोटे छोटे स्थानीय केंद्रों तक सिमट गई। बड़े केंद्रों में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों का संवाद होता था, जिससे विचारों का आदान प्रदान और नवाचार संभव होता था। जब ये केंद्र नष्ट हुए तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक परंपरा का विकास धीमा पड़ गया। छोटे केंद्रों में संसाधनों की कमी के कारण व्यापक स्तर पर शिक्षा का प्रसार कठिन हो गया। इससे बौद्ध दर्शन की नई पीढ़ी तैयार होना भी सीमित हो गया। समय के साथ बौद्ध धर्म का सामाजिक आधार भी बदलता गया। प्रारंभिक काल में ये नगरों के व्यापारी वर्ग और कुछ शासकों के बीच लोकप्रिय था। बाद के काल में इन वर्गों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। नए सत्ता केंद्र उभरे जिनकी धार्मिक प्राथमिकताएं अलग थीं। इससे बौद्ध संघों को मिलने वाला संरक्षण और दान कम होता गया। ये कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं था, बल्कि सदियों तक चलने वाली एक प्रक्रिया थी जिसमें धीरे धीरे बौद्ध धर्म का सामाजिक आधार सिमटता चला गया। बौद्ध धर्म का भारत से बाहर फैलना भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जब भारत में इसकी संस्थागत स्थिति कमजोर होने लगी, तब एशिया के अन्य हिस्सों में इसे नया जीवन मिला। वहां के शासकों और समाजों ने बौद्ध परंपराओं को संरक्षण दिया। तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय विकसित हुए। कई भारतीय भिक्षु और विद्वान इन क्षेत्रों में जाकर शिक्षण और अनुवाद कार्य में लगे। इससे बौद्ध धर्म की परंपरा जीवित रही, भले ही भारत में उसका प्रभाव सीमित होता गया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसार ने बौद्ध धर्म को एक वैश्विक परंपरा के रूप में स्थापित किया, लेकिन इसके साथ ही भारत में इसकी केंद्रीय भूमिका कम होती चली गई। आधुनिक काल में जब इतिहास लेखन और पुरातात्विक अनुसंधान को महत्व मिला, तब बौद्ध स्थलों की फिर से पहचान हुई। सांची, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर जैसे स्थलों का संरक्षण किया गया। इससे ये समझ में आया कि बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी बौद्ध विचारों को नए संदर्भों में प्रस्तुत किया। इससे बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक भूमिका पर फिर से ध्यान गया और लोगों में जिज्ञासा बढ़ी कि किस प्रकार ये परंपरा भारत में उभरी और किन कारणों से कमजोर हुई। इतिहास का ये अध्ययन हमें ये सिखाता है
कि किसी भी धार्मिक या दार्शनिक परंपरा का भविष्य केवल उसके उपदेशों पर नहीं, बल्कि उसके सामाजिक जुड़ाव, संस्थागत ढांचे और बदलते समय के साथ संवाद करने की क्षमता पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म की कहानी भारत में इसी व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें विचारधाराएं समय के साथ रूप बदलती हैं, फैलती हैं और कभी-कभी अपने मूल केंद्रों में कमजोर भी पड़ जाती हैं। समय के साथ बौद्ध धर्म के संस्थागत ढांचे में जो शिथिलता आई, उसका असर केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के बौद्धिक जीवन पर भी पला। जिन विहारों में कभी खुले विमर्श, तर्क वितर्क और अध्ययन का माहौल रहता था, वहां धीरे धीरे संसाधनों की कमी महसूस होने लगी। जब शिक्षकों, ग्रंथों और विद्यार्थियों का प्रवाह कमजोर पड़ता है, तो किसी भी विचारधारा की नई पीढ़ी तैयार होना कठिन हो जाता है। बौद्ध धर्म की दार्शनिक परंपरा का बड़ा हिस्सा मौखिक परंपरा और पांडुलिपियों पर निर्भर था। जब बड़े शिक्षा केंद्र नष्ट हुए और संरक्षण कम हुआ, तो कई ग्रंथों की प्रतियां सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध दर्शन की कई शाखाएं भारत में धीरे धीरे सीमित हो गईं, जबकि उनका संरक्षण और विकास एशिया के अन्य हिस्सों में अधिक प्रभावी रूप से हुआ। राजनीतिक सत्ता के बदलते केंद्रों के साथ धार्मिक प्राथमिकताएं भी बदलती रहीं। जब किसी राज्य में नए शासक आते थे, तो उनके संरक्षण से जुड़े धार्मिक संस्थान मजबूत होते थे। इस प्रक्रिया में बौद्ध विहारों को मिलने वाला संरक्षण कई क्षेत्रों में धीरे धीरे कम होता गया। ये केवल शासकों की व्यक्तिगत आस्था का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रशासनिक नीतियों, भूमि दान की व्यवस्थाओं और कर प्रणाली में हुए परिवर्तनों का भी असर था। जब भूमि दान और संसाधनों का प्रवाह किसी विशेष धार्मिक ढांचे की ओर अधिक होता है, तो अन्य संस्थान स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ते हैं। इस दीर्घकालिक प्रक्रिया ने बौद्ध संघों की आर्थिक और संगठनात्मक क्षमता को प्रभावित किया। समाज में शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा था। प्राचीन काल में विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, लेकिन समय के साथ गुरुकुल, मंदिर आधारित शिक्षण और स्थानीय विद्या केंद्रों का महत्व बढ़ा। इससे शिक्षा का विकेंद्रीकरण हुआ, जो अपने आप में एक सकारात्मक परिवर्तन था। लेकिन बौद्ध विहारों की केंद्रीय भूमिका कम होती चली गई। जब शिक्षा के नए केंद्र उभरते हैं, तो पुराने केंद्रों की भूमिका अपने आप बदल जाती है। इस बदलाव ने बौद्ध धर्म की वैचारिक पहुंच को सीमित कर दिया, क्योंकि अब नई पीढ़ी का बड़ा हिस्सा बौद्ध विहारों से सीधे जुड़ा नहीं रहा। बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षाएं समाज में पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। करुणा, अहिंसा और संयम जैसे मूल्य भारतीय सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बने रहे, लेकिन इन मूल्यों को व्यक्त करने के धार्मिक रूप बदलते चले गए। समय के साथ इन्हीं मूल्यों को अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं ने अपने अपने तरीके से अपनाया। इससे बौद्ध धर्म की विशिष्ट पहचान कमजोर होती गई, क्योंकि उसके केंद्रीय नैतिक मूल्य व्यापक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन गए। ये एक तरह का सांस्कृतिक समावेशन था, जिसमें विचार तो जीवित रहे, लेकिन उन्हें व्यक्त करने वाला मूल ढांचा कमजोर पड़ गया। भौगोलिक दृष्टि से भी बौद्ध धर्म का केंद्र भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक सिमटता गया। कुछ क्षेत्रों में बौद्ध परंपराएं लंबे समय तक जीवित रहीं, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका सामाजिक आधार सीमित होता गया। इसके विपरीत हिमालयी क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों का विकास जारी रहा। इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति किसी सार्वभौमिक गिरावट का संकेत नहीं थी, बल्कि ये भारत की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई थी। इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि किसी भी परंपरा की निरंतरता के लिए केवल आध्यात्मिक विचार पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसके साथ जुड़े सामाजिक नेटवर्क, शिक्षा प्रणाली और आर्थिक आधार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। बौद्ध धर्म की कहानी में ये तीनों आधार धीरे धीरे कमजोर हुए। सामाजिक नेटवर्क गांवों और मंदिर आधारित परंपराओं की ओर स्थानांतरित हुए, शिक्षा प्रणाली विहार केंद्रित से विकेंद्रित हुई और आर्थिक आधार राजकीय संरक्षण के कम होने से कमजोर पड़ा। इन तीनों के संयुक्त प्रभाव ने बौद्ध धर्म की संस्थागत उपस्थिति को सीमित कर दिया। आधुनिक काल में जब इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के अध्ययन को महत्व दिया गया, तब ये स्पष्ट हुआ कि बौद्ध धर्म का भारत में कमजोर होना किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। ये सदियों तक चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें समाज के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन शामिल थे। इस अध्ययन से ये भी समझ में आता है
कि किसी भी विचारधारा को जीवित रखने के लिए उसे समय के साथ अपने संवाद के तरीकों और संस्थागत ढांचे को बदलते रहना पड़ता है। जो परंपराएं ये कर पाती हैं, वे लंबे समय तक समाज में प्रभावी बनी रहती हैं। अंत में ये समझना आवश्यक है कि इतिहास को समझने का उद्देश्य वर्तमान समाज में विभाजन पैदा करना नहीं, बल्कि अतीत से सीख लेकर भविष्य के लिए बेहतर सामाजिक वातावरण बनाना है। बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक यात्रा ये दिखाती है कि विचारधाराएं जन्म लेती हैं, फैलती हैं, रूप बदलती हैं और कभी-कभी अपने मूल केंद्रों में कमजोर भी हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को समझकर हम आज के समय में धार्मिक सह अस्तित्व, संवाद और आपसी सम्मान को और मजबूत कर सकते हैं।